सलाम अदाब एंड हेलो टू एवरीवन। सुबह बखैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टैलेंट न्यूज में आपको कहते हैं खुशामदीद। टीम मॉर्निंग के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मेहर और मैं हूं हुमैर अनवर। और कल रात की सबसे बड़ी स्टोरी पर बात करेंगे सबसे पहले, जो कि है अफगानिस्तान वर्सेस स्कॉटलैंड का एक बहुत बड़ा अपसेट। बिल्कुल। अफगानिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए पहले बैटिंग की बिल्कुल। और पहले बैटिंग करते हुए 190 का हदफ दिया, जो कि स्कॉटलैंड की टीम जो कि क्वालिफायर से आई है और सुपर 12 के अब मराहिल में दाखिल हो चुकी है अपना मैच खेलते हुए, सिर्फ उसके ताकुब में 60 रन बना पाई और पूरी टीम ढेर हुई, जिसमें सबसे बड़ी बात यह बहर के 5 खिलाड़ी जो हैं वो डक पर आउट हुए, यानी वो 0 रन्स बनाकर आउट हुए और बहुत बड़ा अपसेट है। ब्रैड वील जो हैं वो सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर रहे, 44 रन दिए 4 ओवर्स में, कोई विकेट नहीं ले सके कल। और अफगान प्लेयर्स की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत ज़बरदस्त जो है वो बैटिंग ऑर्डर सामने आया। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त मनाजिर भी देखे गए, बहुत इमोशनल मनाजिर भी देखे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अपनी ट्वीट में मुबारकबाद पेश की और गुडविल का मैसेज भेजा। साथ साथ मोहम्मद नबी की अगर बात कर लें तो मोहम्मद नबी जो हैं वो नेशनल एंथम जब पढ़ा गया अफगानिस्तान का, ऐसा तो होना ही था, आंसू निकल आए। बिल्कुल ऐसे ही होना था। और अफगानिस्तान की टीम को ये कहें कि अगर उन्होंने कम बैक किया है तो दे वर टू गुड। मुजीबुर रहमान ने जो विकेट्स ली वो बहुत इंपॉर्टेंट विकेट्स थी और मुजीबुर रहमान की इस कामयाबी में बड़ा हिस्सा है। उनका 5 विकेटें ली हैं उन्होंने और बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुए। साथ ही राशिद खान ने भी 9 रन देकर 4 विकेटें ली हैं, यानी कि उन्होंने जितने रन्स दिए उस हिसाब से जो विकेट्स लिए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी कल के मैच के हिसाब से। साथ ही साथ नवीनुल हक ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। और अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हुमैर ने बताया कि इमोशनल जज्बात और एहसासात, जो कि नबी मोहम्मद उनके अफगानिस्तान टीम के कैप्टन हैं, जब दोनों टीम्स के ग्राउंड में एंथम बजाए गए तो देखने में यही आया, जो कि सोशल मीडिया पर उनकी वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई और लोगों ने उस पर बड़े कमेंट किया और नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। स्पेशली अफगानिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं की गई। साथ ही साथ अगर हम अफगानिस्तान हुकूमत की जानिब से जो पैगाम आया है, जो अभी उनकी नई एक हुकूमत सामने आई है, उसकी जानिब से भी एप्रिसिएशन दी गई है। वजीर इत्तलात उनके जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा है कि आइंदा आने वाले मैचेस में भी हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान उन हालात को भूल जाए जिन हालात में अफगानिस्तान इस वक्त है, बल्कि वो ये साबित करे कि मुश्किल हालात से लड़कर भी आप फतह हासिल कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी स्पिरिट है। बहुत जबरदस्त मैसेज आया अफगान गवर्नमेंट की तरफ से। और ज़बीउल्लाह साहब का इस तरह अपलोड करना, जो ट्वीट करना और पूरी अफगान टीम को खराज तहसीन पेश करना यकीनन बहुत काबिल सताइश अमल है, क्योंकि जाहिर है अफगान टीम जो है बहुत मुश्किलात का शिकार रही है। और अफगान, ना सिर्फ अफगान टीम बल्कि पूरी अफगान कौम की अगर बात कर लें तो बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने में आए हैं। पिछले 4-5 साल बहुत क्रूशल रहे और हालत जंग में रहे पिछले 10-20 साल, और मुश्किल हालात रहे। अच्छा उमर, ये जो पिच है ना, ये बड़ी कोई ट्रिकी है। अभी वेस्ट इंडीज को एक बड़ा अपसेट दिया, फिर अभी हमने देखा कि स्कॉटलैंड, सारे जितने भी यूरोपीय खिलाड़ी थे वो चित कर दिए अफगान टीम ने। और अफगान टीम का मेरे ख्याल से स्कोर जो था वो इतना प्रेशर उन पर डेवलप कर गया कि वो शुरू में ही जितना स्टैमिना था वो लूज कर गए। तो ये बहुत ही अच्छा है कि इस ग्राउंड में, स्पेशली आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जहां हो रहा है, वहां पर खिलाड़ी जो हैं, जो टीम्स हैं, जो कि प्रोमिनेंट टीम्स हैं, वो अंडर प्रेशर आ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल अंडर प्रेशर आ रही हैं। और लेकिन मुझे यहाँ पे ना मेहर एक और भी चीज़ लगती है कि आई थिंक परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। इसी पिच पे अफगानिस्तान ने 190 रन बनाए हैं। मेरे ख्याल से अंडर प्रेशर खेली स्कॉटलैंड, क्योंकि जाहिर है क्वालिफायर से आई थी, अच्छा परफॉर्म करती रही, क्वालिफायर्स में क्वालिफाई किया, बड़ी बड़ी टीम्स को हराया वहाँ पे, और फिर उसके बाद क्वालिफाई करने के बाद अब थोड़ा सा उनका जो कॉन्फिडेंस है वो शेक होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो मनाजिर देखे गए, जिसमें अगर ट्विटर की बात करें तो ट्विटर बहुत इमोशनल दिखाई दिया अफगान टीम को लेकर। जैसे ज़बीउल्लाह साहब की मैंने बताया कि उन्होंने विश किया, पीएम साहब ने विश किया, और उसके साथ ही साथ हबीब खान कहते हैं कि मोहम्मद नबी के आंसू जो हैं वो पूरी अफगान कौम के आंसू हैं, और वो महसूस कर सकते थे, उनके जज्बात जो थे वो पूरी अफगान कौम महसूस कर सकती है। ट्विटर पे बहुत सारे पैगामात आने का सिलसिला शुरू हुआ। और जहां तक बात करते हैं कल के मैच की, आज भी 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट मैचेस है। इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हम खेल रहे हैं, और जब हम खेलते हैं तो जाहिर सी बात है वो दिन खास होता ही है। आज मैच होगा
पाकिस्तान का और न्यूजीलैंड का। अच्छा, ये न्यूजीलैंड वही टीम है जो आए थे और बगैर बताए, बगैर किसी उज़्र के चले गए। अच्छा, आज एक चीज़ है जो कि मैं लिस्ट देख रही थी, क्योंकि उनके सारे खिलाड़ी जो हैं प्ले 11 उन्होंने जो दिया है वो सामने आया। उनके टॉप ऑर्डर जो बैटर हैं वो उनके कैप्टन हैं विलियमसन, और दूसरा ही अगर हम बात करते हैं मार्टिन गप्टिल की, तो वो भी ओपनर हैं और यूजुअली वो भी ओपनिंग ही करते हैं। तो अब ये सवाल बनता है कि जैसे कि पहले गप्टिल की वाइफ को कॉल आई थी और एक फेक न्यूज़ के तहत वो गायब हो गए थे, तो ऐसा ना हो कि कहीं आज उनसे ओपनिंग कराएं और एंड ओपनिंग के टाइम पर उनके पास कोई फोन या कोई मैसेज ना आ जाए, तो ये हमारे लिए बड़ी ऑकवर्ड सी सिचुएशन हो जाएगी। तो हम ये होप करते हैं कि आप फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे। सो अब ये तो कहना बनता ही है कि अगर आप आ ही गए हैं, बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन अब हिसाब चुकाना बनता है पाकिस्तान का भी। दुबई के जो स्टेडियम्स हैं या शारजा के जो स्टेडियम्स हैं, यहाँ पर आई थिंक मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई कॉल या मैसेज आएंगे, क्योंकि जाहिर है वो अब बनता नहीं है। अब कितनी दफा कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल बहुत ही जेस्चर एक ऐसा था जो जिसने पूरी पाकिस्तान कौम को हर्ट किया था। लेकिन खैर भुला देना चाहिए, पीछे छोड़ देना चाहिए। बहुत बड़ा मरहला है इस वक्त, बहुत बड़ा इवेंट जो है वो इट्स अंडरवे, और हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि अब सारा ध्यान जो है, सारी इमोशंस जो हैं वो खेल में लगानी चाहिए। खेल के जरिए जवाब दे देना अब तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़ाहिर है पाकिस्तानी टीम की अगर बात कर लें, मोराल बहुत हाई है, परफॉर्मेंस ज़बरदस्त रही इंडिया के खिलाफ। पूरी इंडियन टीम जो थी वो बहुत शैटर्ड दिखाई दी। पहली बात है, हम लोग ऑलरेडी बड़े लोडेड चल रहे हैं इस वक्त, तो हम इस वक्त कोई जो है ना वो बात ऐसी वैसी बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम अभी फॉर्म में हैं। हमें सिर्फ प्ले करना है, हमें परफॉर्म करना है, और हमें अपनी परफॉर्मेंस से दुनिया को बताना है कि ये वही पाकिस्तान था जिसमें इतना प्रेशर बिल्डअप किया गया। आप आए, हमारे साथ खेले नहीं, इंग्लैंड ने हमारे साथ खेलने से इनकार कर दिया। कितना बड़ा अपसेट पाकिस्तानी टीम के लिए था, लेकिन पाकिस्तानी बॉयज ने, पाकिस्तान के शाहीनों ने जिस तरह से परफॉर्म किया, पूरी दुनिया उसकी बात कर रही है। और कहते हैं, कल बड़ी एक अच्छी बात किसी ने कही और मैंने उनको बोला कि भाई आज की गहरी बात ऑफ द डे थी वो ये थी कि जीत जो है वो एक दिन तक सेलिब्रेट होती है, लेकिन हार का जो इफेक्ट है वो हफ्तों और महीनों तक रहता है। तो ये हार का इफेक्ट इंडिया में तो हफ्तों और महीनों तक रहेगा, लेकिन आज न्यूजीलैंड जो उतर रही है स्टेडियम में, वो भी एक तारीखी लम्हा होगा, क्योंकि ये वही न्यूजीलैंड टीम है जो टाटा बाय बाय करके चली। बिल्कुल जी। और जहां तक बात अब कॉन्फिडेंस की जाए, तो बिल्कुल ओवर कॉन्फिडेंस होने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी टीम का साथ देना है, टीम को भी ये चाहिए, प्लेयर्स को भी ये चाहिए। एक बहुत जबरदस्त एडवाइस ये भी हो सकती है कि कोशिश करें कि अब जो जीत है उसमें से थोड़ा बहुत फैक्टर आगे लेकर चलें, लेकिन ज़ाहिर उस जीत को अब पीछे छोड़ें, और अब नई जीत जो है जो कि आज का मैच है, बहुत बड़ा मैच है। अच्छा, उसको जीतने की पूरी जो है ना परफॉर्मेंस होनी चाहिए, पूरी जो लगन है, पूरी जो आपका स्ट्रेस है वो उस पर होना चाहिए। तो उमर, आज तो अगर जीत गया ना तो कल हम लोग लुधियाना डालेंगे यहाँ पे। बहुत हो गया, मतलब बस एग्जैक्टली, क्योंकि ये हमारे लिए भारत से भी ज्यादा बड़ा है, क्योंकि ये वो न्यूजीलैंड है जो आए थे, हमने उनको सर आंखों पर बिठाया था, उन्होंने हमारी मेहमान नवाजी को इग्नोर किया, हमने जो दिल खोल के उनके लिए रख दिए थे, उन्होंने उसकी परवाह किए बगैर वो चले गए थे। तो आज सबसे ज्यादा जरूरी मैच है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है हमारे लिए। मेरे ख्याल है माफ कर देना चाहिए, माफी मांग चुकी है पूरी टीम। इसमें माफी वाली बात नहीं है, पर लेकिन नहीं, हाँ वो तो ठीक है, वर्ल्ड कप तो हम खेल ही रहे, लेकिन यार ऐसा थोड़ी नहीं होता आप दिल तोड़ के चले जाएं। कोई बात नहीं, बहुत दिल टूटते रहते हैं जी, दिल टूटते रहते हैं, कोई मसला नहीं है। नहीं, वैसे बहुत बड़े नहीं, दिल तोड़ना एक गुनाह है, दिल नहीं तोड़ना चाहिए। चले जी, ये गप्टिल को समझा देते हैं कि अच्छा वेल, आज के मैचेस की बात कर लेते हैं। दो इंपॉर्टेंट मैच है आज। मैच है साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का, पहला मैच होगा, बहुत बड़ा मैच है। ये दोनों टीम्स भी अपने अपने मुकाबले में टक्कर की टीम्स हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं दूसरे मैच की, तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान शाम में खेलेंगे, तो बड़े कोई सनसनीखेज दोनों मैचेस हैं। वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बड़ा चैलेंज आज इसलिए भी है, साउथ अफ्रीकन टीम काफी स्ट्रांग दिखाई दी है हमें कुछ पिछले मैचेस में, और अब जाहिर है मरहला ये इसलिए भी मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि पिछले मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए। 55 रन पे इंग्लैंड के खिलाफ आउट हुए थे और बहुत बुरे तरीके से ये मैच हारे थे, बहुत लो स्कोरिंग मैच था। अब देखना यह है कि किस तरह वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट परफॉर्म करेगी। पाकिस्तान की जहाँ तक बात कर लें, अब मुझे पाकिस्तान न्यूजीलैंड का इतना
जो है वो प्रेशर फील नहीं हो रहा है। लेकिन मुझे जो प्रेशर फील हो रहा है वो हो रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान का, जो कि आने वाला मैच है, क्योंकि अफगानिस्तान ने जिस तरह कल परफॉर्म किया है 6.5 के रन रेट से, Oh, yes. दे आर टॉपिंग द चार्ट। Exactly. रन रेट बहुत हाई है। अगर अफगान टीम हारती भी है कोई मैच तो ये रन रेट जो है ये बहुत इसको बहुत आगे हेल्प करेगा help क्वालिफायर्स में यानी सेमीफाइनल्स में जाने एग्जैक्टली के लिए। और 10 ओवर में बैंड बजा दी अफगान टीम ने और यूरोपी जितने भी खिलाड़ी थे उनको पवेलियन जाने पर मजबूर कर दिया। आज के मैच की जैसे हुमैरा आप बात कर रहे हैं कि आप प्रेशर फील नहीं करें, प्रेशर से ज्यादा ना मुझे बस ये है कि आइए तो आप आए ना, खेले ना प्लीज। तो बदला लेने के लिए जो है ना वो नो पूरी तरह नहीं, ये पूरी बदला तरह नहीं बेताब है, रही ये बदला नहीं, एक्चुअली ये वो फ्रस्ट्रेशन है। हाँ। नहीं, इसको फ्रस्ट्रेशन भी नहीं कहेंगे, एक्चुअली इस फ्रस्ट्रेशन को हम थोड़ा पॉजिटिव ले लेते हैं, इस एंगल को थोड़ा पॉजिटिव उसमें एंगल में ले लेते हैं कि जो मैच आपने हमारे साथ खेलना था हम उसके लिए पूरे तैयार थे, अब हम बताएंगे हम डबल तैयार हैं आज। एग्जैक्टली आज जो आप चले गए थे ना, हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे बोल रहे हैं कि हम ड्यू मैच खेलेंगे, ये डबल ड्यू हो गया हम आप पर। अच्छा ड्यू की बात ना करें ड्यू को सुनते ही मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है कि जी कहीं टॉस हार ना जाएं और पहले बैटिंग ना कर लें। अच्छी बातें करें हमें हाँ बिल्कुल तो अच्छी बातें करते हैं। सुबह पाकिस्तान पूरी पुरजोश है, हमारे प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा पुरजोश हैं, हमें बार बार बता रहे हैं जी कि पाकिस्तानी जो कौम है वो इस वक्त तैयार है। बिल्कुल तैयार है जी, हम सारे तैयार हैं। अच्छा, हम नवंबर तक की तैयारी करके बैठे हैं, हमें कोई मसला नहीं है। जब तक ये वर्ल्ड कप चल रहा है हम आपके साथ साथ रहेंगे, क्रिकेट के साथ पूरी कौम की दुआएं हैं। और पाकिस्तान किसी भी प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म कर रहा हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कहीं पर भी हो, ये खेल का मैदान ऐसा है जहां पर पूरी पाकिस्तानी कौम के जज्बात एक साथ हो जाते हैं। अच्छा ये दैट्स द गुड पॉइंट। ये हमारे देखिए बात ये भी बहुत जबरदस्त है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है क्रिकेट के मैदानों में, लेकिन अब महंगाई में भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और महंगाई इतनी उरूज पर है इस वक्त कि देखा ये जा रहा है कि पिछले 20 साल का अगर मुआवजा किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो अब जो इन्फ्लेशन रेट है वो बहुत हाई है। उरूज कौन है बाय द वे? उरूज, हाँ ये भी बात बिल्कुल सही है। महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, इसका जवाब मैं आपको ऑफ कैमरा जरूर अच्छा दूंगा। लेकिन ये उरूज जो है ना, ये उरूज बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। कहीं तो पॉजिटिव है, हाँ नहीं कर रहा नहीं है। उरूज देखें, अभी हमारी पाकिस्तानी टीम क्रिकेट के मैदान में उरूज पर है सब, ठीक है ना, तो ये उरूज तो ठीक है, लेकिन ये जो महंगाई वाली उरूज है ना, ये उरूज है या उरूज है व्हाटएवर, मतलब जो भी है ये बहुत ज्यादा खटक रहे हैं पाकिस्तानी अवाम को। सारी उरूज, जितनी भी उरूज हमें देख रही है ना, बदला ले लीजिएगा जहां मिले। नहीं कोई बदला नहीं है, मैं बात कर रही हूँ महंगाई इस वक्त उरूज पर है, अपनी नहज पर पहुंची हुई है, जिससे गरीब इंसान इंतहाई मुश्किलात का शिकार है। वही हम देखते हैं कि जिसकी जितनी वसअत है, जिसकी जितनी कैपेसिटी है, वो उस लिहाज से उस प्लेटफॉर्म पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर पाकिस्तानी एक्टर अयूब खोसो साहब ने एक बहुत ही खामोश एहतजाज किया। उन्होंने बाइसाइकिल पर सफर किया, साइकिल चलाकर उन्होंने लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया, तो लोग भी बड़े हैरान थे कि सुबह सुबह ये कहाँ साइकिल पर निकले हैं। तो लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों साइकिल पे सफर कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि देखें हमारे मुल्क में इतनी महंगाई हो रही है, जो गरीब इंसान है वो गरीब तर होता जा रहा है। लोग अगर अपने घरों से 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए निकलते हैं तो उनको पहले ये प्रिपेयर होना पड़ेगा कि क्या उनके पास बस में सफर करने के भी पैसे हैं, और बस का किराया पेट्रोल की वजह से मुश्किल सूरत हाल इसलिए भी है ये महर के जो मिडिल क्लास या लोअर क्लास तबका था, जो गरीब लोग हैं, जो गुर्बत की सतह से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, वो बहुत परेशान थे ही। लेकिन अब चूंकि इन्फ्लेशन रेट इतना हाई है, बहुत अनसर्टिनिटी है, प्राइसेस बहुत ऊपर जा रही हैं, पेट्रोल बिल्कुल काबू नहीं आ रहा, डॉलर को देखें वो भी बहुत ऊपर जा रहा है। और महर यहाँ पर बात ये बनती है कि अब ये जो एक इफेक्ट है, रिपल इफेक्ट, ये ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स आवर एलीट्स। और अब उन लोगों को जो कि पैसे वाले लोग हैं, जो कि बिजनेसमैन कम्युनिटी है खासतौर पर, बहुत पैसा रखते हैं, अब वो भी परेशान होते दिखाई दे रहे हैं। ये इसी बात का एक खामोश एहतजाज था कि हमारे जो एक्टर्स हैं अब वो भी सड़कों पर निकले हैं। और अयूब खोसा बहुत बड़ा नाम है, बहुत लेजेंडरी स्टार है हमारे। और अगर इनकी बात करें तो आज अयूब खोसा साहब हमें ज्वाइन किया है उन्होंने, और हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे। सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे लेजेंडरी स्टार हैं और बहुत ज़बरदस्त जेस्चर आपने आज दिखाया है। आर्टिस्ट जो एक तबका है वो उसकी जो हालत है बहुत ज्यादा बुरी है। और फिर खासतौर पे मेरे साथी बहुत ऐसे दोस्त हैं वो भी यही शिकवा शिकायत करते हैं कि जिंदगियां बड़ी मुश्किल हो गई हैं।
कि आप अब बाहर घर से निकल नहीं सकते हो। आप सोचते हो कई बार कि मैं जब घर से बाहर निकलूं तो मैं सारे काम करके आ जाऊं एक ही चक्कर में, एक ही गो में, और मुझे बार बार जाना ना पड़े, मुझे वो पेट्रोल ज्यादा खर्च ना करना पड़े। तो आजकल निकलना और बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया। उन सब बैठक जब होती है तो हम कहीं ना कहीं बातों पे सोचते हैं कि हमारा जो एक हिस्सा है, हमारा जो एक लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लोग हमें चाहते हैं, तो क्या हम सिर्फ एक्टिंग ही करते रहे, या सिर्फ हम गाने ही गाते रहे, या सिर्फ हम उनके लिए दर्द रखते हैं, उनकी हम बात करते हैं? उनकी बात हमें जरूर करनी चाहिए। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे ख्याल है कि मेरे लिए बेहतर यही होगा। और ये क्योंकि मैं कराची में हूँ इस वक्त, तो मैंने फिर ये सोचा कि चले मैं कराची में इस एहतजाज का आगाज करता हूँ। शाम हो गई थी, लेकिन मेरा ये ख्याल था कि मैं जिन्ना साहब के उस तक चला जाऊंगा और वहां पे जाके मैं जो है ना उनको भी मैं शिकायत लगाऊंगा कि सर आपने जो हमें पाकिस्तान दिया था, हमने उसका क्या हाल कर दिया। सर बहुत बहुत ज़बरदस्त अंदाज था आपका, क्योंकि हमारे यहाँ जब एहतजाज की बात की जाती है या ये एहतजाज लफ्ज़ आता है तो उसके एक ही मायने हैं, क्योंकि लोग सड़कों पर निकलते हैं, दंगा फसाद भी हो जाता है, कभी कभी लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इस तरह का जो एहतजाज पीसफुल है, जी जी बिल्कुल सर, मैं ये कह रहा था कि क्या वजह है, हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही कीमतों को, या फिर ये कोई तब्दीली की जो कीमत है वो अदा करना पड़ रही है अवाम को? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि हुकूमत के कंट्रोल से तो बात जो है वो बाहर निकल गई। अब हमें कोई और डिक्टेट करवाता है, हमें हमसे हमारी कीमतों का, हमारी चीजों की कीमतों का तायुन वो लोग करते हैं। आपने देखा कि हाल ही में, मैं इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इतना मुझे इल्म नहीं है, यानी अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करता हूँ या मैशत की बात करता हूँ या मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ या हम अपने स्टेट बैंक की बात करूँ, तो मुझे इतना इल्म नहीं है। लेकिन जो शुद्ध बुद्ध है थोड़ी बहुत, जिससे मुझे अंदाजा हुआ कि हम हर जगह अपने मुंह की खा रहे हैं। अभी हाल ही में अगर हमारे फाइनेंस के जो मिनिस्टर हैं, पता नहीं है या नहीं है, वो बाहर गए थे और वो वापस ऐसे ही आ गए। हम पता नहीं यहाँ वहाँ की हम टाल मटोल से काम ले रहे हैं। हमारी हर चीज का तायुन वो करते हैं, हमारी हर खाने पीने की अशिया का तायुन वो करते हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे बस में तो कोई बात नहीं बची। बिल्कुल ऐसे। अच्छा सर, हमारे मुल्क में भूख, अफलास, गुर्बत, जहाँ ये जो हमारी जड़ों में है, जिससे कोप करने की कोशिश हम न जाने कितने अरसे से कर रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई हम ये देखते हैं कि सल्यूशन निकलने से पहले एक और बड़ा बॉम्ब महंगाई का गिरा दिया जाता है। अभी पेट्रोल के प्राइसेस बढ़े थे, अभी फिर ये कहा जा रहा है कि 1 नवंबर से फिर से पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा दिए जाएंगे। जहां महंगाई बढ़ रही है, वहीं अगर हम थर की बात करते हैं, हम सिंध की बात करते हैं, तो वहां पर लोग भूख से मर रहे हैं, गुर्बत से मर रहे हैं। एक जगह हम देखते हैं कि शहर में एक तबका बहुत अमीर हो रहा है और एक तबका इंतहाई गुर्बत की, वो जो कहते हैं ना, नहज पे पहुंच चुका है। आप किस नजर से देखते हैं इन सब चीजों को? देखिए, आप अगर सिर्फ एक जगह को पॉइंट आउट करती ना, आप कहती कि थर में, क्योंकि अभी एक बाकायदा एक वो बन चुका है, एक लाइन बन चुकी है कि थर में बच्चे भूख से मर रहे हैं। तो ये हाल तो हमारे बलूचिस्तान का भी है, ये हाल हमारे सिंध का भी है। क्या पंजाब में ये हाल नहीं है? बिल्कुल। क्या खैबर पख्तूनख्वा में या कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में? ओवरऑल पूरे पाकिस्तान का जो गरीब तबका है वो तो पिस रहा है बेचारा, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। लेकिन जहाँ पे वो एलीट है, जहाँ पे उसके लिए मौके हैं और जहाँ पे उसके पास पैसा उसने बाहर रखा हुआ है या वहाँ पे वो कारोबार कर रहा है, तो आप देख लेंगे एक दिन वो वक्त आएगा कि वो आराम से बाहर चले जाएंगे और फिर वो पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करेंगे। क्योंकि जिसको इस मट्टी से मोहब्बत है, जिसको अपने वतन से, अपने पहाड़ों से, अपने रेगिस्तान से, अपनी सहरा से, अपनी दरियाओं से, अपनी नहरों से मोहब्बत है, वो जमीन छोड़ के नहीं जा सकता। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो यहाँ का तबका है, जो गरीब तबका है, वो चाहे कहीं का भी रहने वाला हो, हम सब उसकी आवाज बने। हम किसी एक पार्टी को रख के हम किसी एक पार्टी की बात नहीं करें। मैंने कल ये सुना कि हमारे कोई मिनिस्टर साहब हैं, वो ही कह रहे थे कि जी अब अगर चीनी 250 रुपए भी हो जाए तो लोग सवैयां बांटेंगे। भाई आपने एक मैच जीता है, अभी तो बहुत सारा कुछ आपने काम करना है। सिर्फ और सिर्फ आपने पूरी कौम को आपने खेल पे लगा दिया और वो आप समझ रहे हैं कि बस अब वो जैसे नहीं, वो कबूतर, वो कौन सा परिंदा है जो कि अपना सर जो है ना वो यूं रेत में छुपा देता है और कहता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। तो हमारे पता नहीं ये जो मिनिस्टर साहिबान है, वो पता नहीं बात की बोलियां बोलते हैं, निकलते हैं अपनी सी बात करते हैं कि जी 250 रुपए भी अगर चीनी हो जाए तो कोई मसला नहीं। अगर डॉलर जो है वो ज्यादा, अगर पाकिस्तानी रुपया गिर रहा है और डॉलर बढ़ रहा है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 लाख जो पाकिस्तानी मुल्क से बाहर रहते हैं उनका फायदा हो गया। तो वो करोड़ों लोगों को भूल गया वो यार। हमारे हाल तो पता नहीं इस तरह की, मुझे नहीं मालूम कि इनको कौन ये फीड करता है,
कौन उनको कहता है कि आपने ये बात करनी है? उनके जो वो सलाहकार हैं, जो उनको मशवरे देने वाले लोग हैं, हमारे यहाँ तो अल्लाह माफ करे इस तरह की सारी चीजें हो रही है। सही अयूब भाई, यहाँ पर सवाल ये बनता है कि आपने एक पहला स्टेप तो लिया, एटलीस्ट आप निकले, आप हमारे लेजेंडरी स्टार हैं, हम सब आपको टीवी स्क्रीन्स पर अदाकारी के जौहर दिखाते देखते हैं, एक नए अंदाज से आप बाहर निकले हैं, गरीब की आवाज़ बन के निकले हैं। अब इस कैंपेन को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, हम चाहेंगे कि ये कैंपेन जो है आपके जो बाकी साथी अदाकार भी हैं, हम लोग भी हैं, हम सब आपके साथ खड़ा होना चाहते हैं। आपने क्या राब्ते किए अपने साथी अदाकारों से कि भाई ये इस तरह ये कैंपेन मैं चलाने जा रहा हूँ और अब देखिए मेरी ये कोशिश है, मेरी कल भी कुछ दोस्तों से मेरी बात हुई जो हमारे यहाँ पे कराची में हमारे आर्टिस्ट दोस्त हैं जी, उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा देखिए आप जब तक कि आप बोलेंगे नहीं, जब तक कि आप बात नहीं करेंगे, लोग आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, उनके लिए कुछ तो बोले। बेशक जी जी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी एक पार्टी का झंडा उठा दें, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने किसी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करनी है, किसी को गालियां देनी है, क्योंकि अभी गालम गलोच का भी कल्चर हमारे यहाँ आम हो गया है। बहुत ज्यादा। कि अगर आप सोशल मीडिया पे कोई बात करते हैं तो लोग बजाय आपको अप्रिशिएट करने के आपको गालियां भी देते हैं। मैंने कहा आप गालियों से ना डरें, आप बाहर निकले और अपनी आवाज को निकालें, अपना कोई प्रोटेस्ट तो एहतजाज करें, रिकॉर्ड करें। तो मेरी अब ये कोशिश है कि मैं अपने जो कराची में मेरे दोस्त हैं या जो हमारे बाकी शहरों में हमारे दोस्त हैं, कोयटा में या लाहौर में, उनसे मेरी गुजारिश है कि वो बाहर निकले और अपना एक इस महंगाई के खिलाफ चले, हम इसको थोड़ा सा लेके आते हैं। हम कहते हैं इस महंगाई के खिलाफ हमारे ऊपर जो ये जो वर्ल्ड बैंक की शरायत हमारे ऊपर आयद कर दी गई है, इसके खिलाफ जब तक एहतजाज नहीं करेंगे, जब तक नहीं बोलेंगे, आप यकीन करेंगे फिर हम अपने आप को माफ नहीं कर सकते। और सर ये एक बहुत अच्छा इकदाम है, अगर आप जैसे लोग, आप जैसी शख्सियात आगे बढ़कर इस हवाले से अगर कोई इकदाम करती हैं, इसके खिलाफ कोई आवाज़ उठाती हैं, तो ये एक आम इंसान की हिम्मत बढ़ाने के लिए बहुत होगा। क्योंकि गरीब इंसान तो यही सोचता है कि हुकूमत जो फैसले करती है वो तो ठोस इकदाम करती है, लेकिन उसके हक के लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। तो ये एक बहुत ही अच्छा आप लोगों की तरफ से इकदाम है और टैलेंट न्यूज़ आपकी इस एफर्ट को बहुत सराहता है सर। थैंक यू वेरी मच। मैं आपके तवज्जुह से तमाम उन मीडिया दोस्तों का बेहद बेहद मशहूर हूँ कि जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो इस कॉज को सपोर्ट कर रहे हैं, और मेरी हिम्मत बन रही है कि हम थोड़ा सा आगे बढ़े, बाकी दोस्तों को थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं। सर विश यू गुड लक, सर विश यू गुड लक, विश यू गुड लक। बिल्कुल, और हम चाहेंगे थैंक यू वेरी मच, ये कैंपेन जो है, थैंक यू सर, हम चाहेंगे ये कैंपेन इसी तरह स्टार्ट रहे। आप हमारे अदाकार हैं, हमारा बहुत बड़ा नाम है, सरमाया है मुल्क का, आपकी तरफ से ये आवाज़ उठना और यकीनन गरीब की आवाज़ जो है उसे बहुत पावर मिलेगी, वो ऐवानों तक पहुंचेगी और ऐवानों तक जब बात पहुंचती है तो यकीनन असर रखती है। बहुत बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक तब्दीली की बात है कि इस तब्दीली की वजह से ये महंगाई का रेशो भी बढ़ा है, तो ये एक लंबी डिबेट है, क्योंकि जितनी भी हुकूमतें आई हैं वो महंगाई के हवाले से कोई इकदाम नहीं कर सकी। तो ये कहना कि साबिक हुकूमत ने ये नहीं किया या करंट हुकूमत ऐसा नहीं करी, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि गरीब हमेशा इस महंगाई की चक्की में पिसता ही आया है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, और अगर हम सब अपने अपने इंडिविजुअल इसको लेकर चलें, इस प्रोटेस्ट को, तो ये शायद आप जिस तरह आपने बोला कि ऐवानों तक आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। बिल्कुल जी, लम्हा फिक्रिया है। और इस लम्हे को बहुत आंखें खोल कर पूरे होश में जो है वो देखना होगा, परखना होगा। और हुकूमत को भी ये चाहिए कि अब इट्स हाई टाइम के डॉलर को कंट्रोल किया जाए, साथ ही साथ पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं, बल्कि अब 1 नवंबर को पेट्रोल की जो प्राइसेस हैं वो मज़ीद बढ़ने जा रही हैं, 7 रुपये का मज़ीद इजाफा। अभी हाल ही में 15 अक्टूबर को, यानी 15 दिन भी नहीं गुजरे, अभी 15 अक्टूबर को जो है वो 10 रुपये 46 पैसे का इजाफा किया गया था, जो कि बहुत वाज़े डिफरेंस था। अब मजीद 7 रुपये बढ़ाने की बात की जा रही है, तो पेट्रोल जो है वो खरीद से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल, क़ुव्वत खरीद से बाहर है और कमर तोड़ा है अब गरीब आदमी की। बिल्कुल जी। अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जाने पड़ा जाए। अच्छा उमर, जहाँ महंगाई उरूज पर है, वहाँ पर और बहुत सारी बीमारियां भी उरूज पकड़ती जा रही हैं। और अगर मैं अपना ही मसला बताऊं तो मैं काफ़ी टाइम से मुझे फ्लू हुआ है, मेरा गला भी बिल्कुल ठीक नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा होता, शाम में टेम्परेचर हो जाता है, लगता है बुखार हो गया है, फिर सुबह ठीक हो जाता है। मास्क मेरे बैग में रखा है, अभी मास्क लगा के बैठूंगी तो फिर प्रोग्राम कैसे करूंगी? नहीं, वैसे आपकी बात बिल्कुल सही है, जोक्स अपार्ट, क्योंकि मुझे भी इसी कैफियत का मैं भी शिकार हूँ काफ़ी दिन से, क्योंकि
समझ नहीं आ रहा। शुरू में जब टेम्परेचर होना शुरू हुआ, और ऐसा टेम्परेचर है जो कि रात में हो जाता है और सुबह उतर जाता है, फिर साथ फ्लू और गला खराब, खांसी बहुत ज्यादा है अब, और फिर पूरी बॉडी में जो है ना वो बोन्स में खासतौर पर बॉडी एक हो जाता है, और हमें पता है सर्दी लगने लगती है, शिवरिंग होती है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और समझ में ही नहीं आ रहा कि ये मौसम की ट्रांजिशन हम सबको ये कब तक सफर कराएगी। तो ये बहुत लंबा भी चल रहा है। आप देखें, उतर जाता है, एक दिन का गैप आ जाता है, फिर दोबारा चढ़ जाता है, समझ नहीं आ रहा। लेकिन अगर अब हुआ ना तो बड़ा मसला हो जाएगा, अब हमें छुट्टी नहीं मिलेगी ऑफिस से। तो इसीलिए हमने लाइन पे लिया है, हमारे साथ एक डॉक्टर हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरीदा साहिबा। डॉक्टर साहिबा बहुत शुक्रिया, आप जनरल फिजिशियन हैं और बहुत इन डेप्थ रिसर्च रखती हैं। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि सिचुएशन ऐसी है, कोविड भी है, जाहिर सी बात है, अब तो अल्लाह का शुक्र बहुत कम होता जा रहा है, केसेस बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। क्या ये जो वायरल फीवर है इसमें भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है? क्योंकि ज़ाहिर है बुखार ऐसा है जो कि समझ नहीं आ रहा किस नौयत का है। डेंगू फैला हुआ है एक तरफ मलेरिया के भी बहुत सिम्टम्स हैं, टाइफाइड के भी बहुत सिम्टम्स हैं। अब किस तरह इस आम बुखार से लड़ा जाए और इसको कोविड से किस तरह दूर रखा जाए कि ये कोविड नहीं है, एक आम वायरल फीवर है? थैंक यू वेरी मच फॉर देखिए, ये जो फ्लू वाले जो सिम्टम्स होते हैं ना, ये कोविड और फ्लू वाले सिम्टम्स को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो अच्छी बात ये है कि बहुत सारे लोगों ने अब वैक्सीनेशंस अपनी करवा ली है, और द बेस्ट वे टू प्रिवेंट कोविड इज कि आप वैक्सीन प्लीज अपनी करवा लें। बिल्कुल भी किसी किस्म के मिथ में या किसी किस्म की ऐसी चीज में ना पड़े कि ये वैक्सीन से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक गलत फहमी में मुब्तला है, तो वैक्सीनेशन अपनी करवा लें। सेकेंडली ये कि जब आपको फ्लू वाले सिम्टम्स होते हैं तो जो स्टैंडर्ड आपकी प्रिकॉशंस होती हैं, जो आपको जिन चीजों से बचना होता है, अपना मास्क प्लीज पहन के रखें ताकि आपसे किसी और को इस किस्म का फ्लू ट्रांसफर ना हो। और खुद जो आपने ख्याल करने हैं वो तो जाहिर है एक अच्छी डाइट लेना, टाइम पर खाना, अपनी नींद पूरी करना, अपने स्ट्रेस लेवल को जो है वो कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशंस की वजह से भी रिपीटेड वायरल इन्फेक्शंस और दूसरे इन्फेक्शंस होते हैं। सही। डॉक्टर साहब हमारी फैमिलीज का कल्चर इस तरह का है कि हम चाहे भी तो दूर नहीं रह सकते, उस तरह का एक डिस्टेंस मेंटेन नहीं कर सकते। कोविड में भी हमें बहुत मुश्किलात पेश आई। एक घर में हुआ तो सबको ही होता चला गया, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही घर में रहते हैं, छोटे घरों में भी रहने वाले लोग हैं, बहुत कंजस्टेड माहौल में भी ज़िंदगी गुजारते हैं, एक कमरे में भी रह रहे हैं लोग। किस तरह सोशल डिस्टेंसिंग खास तौर पे, ज़ाहिर है अब फ्लू आपने कहा कि ये तो एक से दूसरे को तीसरे को लगता है, अब किस तरह इसकी प्रिवेंशन की जाए? बहुत मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और बीइंग अ फैमिली फिजिशियन मैं ये समझ सकती हूँ, क्योंकि हमारे हर तरह के पेशेंट्स आते हैं। एक वेलफेयर क्लिनिक को भी जो है वो मैं रन कर रही हूँ, तो वहाँ पर बहुत ही सोशो इकोनॉमिक लोअर क्लास के पेशेंट्स आते हैं, और एक एक रूम में इनसे कहना कि आप अपने आप को आइसोलेट कर लें और क्वारंटीन और ये सब चीजें तो बनती ही नहीं है ना। सही बात तो इसमें हम यही कहते हैं कि आप अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स हो तो घर में भी कोशिश करें कि मास्क पहन के रखें, अपने जो टिश्यूज हैं या अपने जो जिन चीजों से आप अपना नजला साफ करते हैं या हाथ में रखते हैं, उन चीजों को प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करें यहाँ वहाँ, और थोड़ा सा एक डिस्टेंस इस तरह से मेंटेन करें कि एक साथ जो है वो खाना पीना ना करें, थोड़ा सा अलग हो जाए, बस दैट्स अबाउट इट। अगर इतना आप कर लें तो भी आप कुछ हद तक तो, और वैक्सीनेट हो जाए ताकि अगर लगे भी तो कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस कम से कम हो। बेस्ट ये होता है कि अगर हो भी गया ना फ्लू तो उसके कॉम्प्लिकेशंस उतने नहीं होंगे जितने आम जैसे कोविड के हो सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, क्योंकि ये सबकी बात है, सबको फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है, अभी मुझे भी हुआ था, उमैर को भी हुआ था, इनफैक्ट हमने ट्रीटमेंट भी कराया, एंटीबायोटिक्स भी ली, स्टिल हम फिर भी वो चीज़ सफ़र कर रहे हैं। गला अभी भी ठीक नहीं है मेरा, और अगर मैं बात करूं कि मुझे भी सर्दी लग रही होती है, मैं आके एसी बंद करा रही होती हूँ, बॉडी एक्स है, हाँ वो टेम्परेचर हमारा ना एडजस्ट नहीं हो रहा, गर्मी भी नहीं लग रही है और सर्दी भी नहीं लग रही है, कुछ बीच की हालत है। ये सब क्या हो रहा है? बिल्कुल। एक तो देखिए कराची का टेम्परेचर कुछ है ही ऐसा ना कि सुबह में गर्मी लगती है और रात में सर्दी लगती है, तो हम लोग खुद ही हर वक्त कंफ्यूज रहते हैं कि हो क्या है। सेकेंडली ये है
कि जो ये सिम्टम्स जो कंटिन्यू होते हैं आफ्टर अ फ्लू, ये यूजुअली कोई इन्फेक्शन की वजह से नहीं होते। तो एक तो ये कि बार बार एंटीबायोटिक लेना बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है, कि बार बार, क्योंकि देखिए एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के एक जरासीम के इन्फेक्शन के लिए ली जाती है। ये जब आपको एक दफा होके खत्म हो गया तो अब ये कोई जरासीम नहीं है, ये फिर एलर्जीज होती है। एलर्जीज किन चीजों से, जैसे धूल से, मिट्टी से, कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल से एलर्जी होती है। तो ये सारी चीजें भी ना, अगेन मास्क काफी हद तक बहुत सारी एलर्जीज को भी प्रिवेंट कर सकता है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपका एक्सपोजर नहीं होता। अच्छा डॉक्टर तो मास्क पहन के रखना अच्छी प्रैक्टिस है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जैसा अभी महर ने भी सवाल किया कि समझ नहीं आ रहा, अब मैं अपनी कंडीशन अगर आपको बताऊं या सिचुएशन बताऊं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये डेफिनेटली फेस कर रहे होंगे, हमारे ऑफिस में ही काफ़ी सारे लोग इसको फेस करते रहे। बुखार बिल्कुल ठीक हुआ, सिम्टम्स चले गए सारे, फ्लू, गला भी बेहतरी के जाने माने शुरू हुआ, लेकिन फिर 2 दिन के गैप के बाद दोबारा बुखार चढ़ जाता है, और बुखार ऐसा है कि रात में चढ़ जाता है। पैनाडोल ले ली जाए या कोई इस तरह की दवाई ले ली जाए तो सुबह वो फिर उतर जाता है। ये क्या हो सकता है? अब क्या इसको भी अलार्मिंग लेना चाहिए, फिर मलेरिया के या किसी और चीज़ के टेस्ट कराने चाहिए हमें? देखिए, अगर तो ना फीवर उतर नहीं रहा है, मतलब इन द सेंस कि एक आध दिन खत्म हुआ और फिर नेक्स्ट डे से फिर से शुरू हो गया, तो डेफिनेटली टेस्ट करवाने चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत सारी जरासीम तो मतलब वायरल और बैक्टीरियल, ये जो आम फ्लू वाले हैं वो तो है ही, कोविड अपनी जगह है, लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला यहाँ पर पाकिस्तान में है वो टीबी भी है ना, उसको भी ना भूला करें। तो अगर कोई खांसी या कोई नजला जुकाम खांसी वाली चीजें जो है वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक कंटिन्यू हो जाती हैं, तो यकीनन एक एक्सरे कराने की जरूरत होती है। और फिर हमें टीबी को भी देखना चाहिए, या अगर वेट में कमी आ रही है, रात में बुखार चढ़ रहा है, सर्दी लग के या फिर पसीने आ रहे हैं और कंटिन्यूअस 4 हफ्ते हो गए आपको, डेफिनेटली जो है डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और एक्सरे करवाना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि सर्दी का सीजन शुरू हो गया है, कोशिश करते हैं सर्दी में कि हम अपने आप को गर्म रखें, ऐसी जगह पर ना जाएं जहां से ज़्यादा हवा का प्रेशर हो, या किसी ठंडी जगह से अपने आप को सिक्योर करें। ऐसी कौन सी ग़िज़ाएं हैं जिनको खाकर हम अपने आप को इंटरनली तौर पर स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और अपने आप मतलब टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए टेम्परेचर कंट्रोल तो जो है वो कोई ग़िज़ा से नहीं होता है। टेम्परेचर कंट्रोल तो जब आपको इन्फेक्शन होगा तो टेम्परेचर आपका कॉम्पनसेटरी हाई हो जाएगा। एक तो ये समझने की बात है कि लेकिन डॉक्टर घर वाले अक्सर कहते हैं, बड़े जो हैं घर के, कहते हैं अंडा खा लो, ये अच्छा होता है, ये इंसान में गर्म है ग़िज़ा, मतलब ये क्या, ये कोई मिथ है, क्या है ये? आप इसको बताएं जरा। देखिए एलोपैथिक मेडिसिन में तो गरम और ठंडी ग़िज़ाओं का कोई कंसेप्ट नहीं है, हकीमी उसमें जरूर है। मैं उसके बारे में ये नहीं कहूंगी सही है गलत है, वो एक अलग इल्म है, ये एक अलग इल्म है, लेकिन इसमें जो है वो कोई गरम ठंडी ग़िज़ा का वो नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर है कि हेल्दी ग़िज़ाएं क्या होती है ना, हेल्दी ग़िज़ाएं जिसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा हो। फ्रूट्स में विटामिन सी होता है और विटामिन सी गले के लिए, ओवरऑल एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा सब्जियों का इस्तेमाल ज्यादा करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि गोश्त बिल्कुल अपनी ग़िज़ा से हटा देना, उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन्स भी बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। तो चिकन है, फिश है, गोश्त है, अंडे में प्रोटीन्स होते हैं। तो अगर आप गोश्त नहीं खा सकते तो अंडा जो है वो बहुत अच्छा है प्रोटीन की सोर्स, और पूरा अंडा खाइए, उसकी जर्दी अलग मत करिए, क्योंकि जर्दी में भी बहुत ज्यादा ग़िज़ाइयत होती है और जर्दी से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है वो पिज्जाज, बर्गर्स और वो जो फ्राइड आइटम्स आप खाते हैं उससे। ठीक है, तो हम जर्दी हटा देते हैं और पिज्जा पूरा खा लेते हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं करिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्योंकि जाहिर है हमारा मकसद अवेयरनेस फैलाना भी है। अब कोविड और ख़ास तौर पर जो बाकी फीवर्स हैं, क्या कोई सिम्टम्स में फ़र्क है? कोई एक भी सिम्टम ऐसा बताइएगा कि जो डिफ्रेंशिएट करता हो, ताकि ये जो परेशानी है ना कि एकदम से बुखार हुआ तो शायद मुझे कोविड हो गया या फिर वायरल फीवर, ये ना हो, ये इससे दूर छुटकारा मिल सके। बहुत मुश्किल हो जाती है सूरत हाल। देखिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, डिफरेंशिएट करना बहुत डिफिकल्ट है। हाँ ये जरूर है कि कोविड के एक सिम्टम्स में से एकदम से स्मेल और टेस्ट का चला जाना कोविड का एक स्पेसिफिक सिम्टम है, लेकिन ऐसा फ्लू में भी हो सकता है। क्योंकि आप देखिए पहले भी अगर आपको कभी नजला जुकाम तो 2 साल पहले भी रहा हो तो कभी कभी होता था कि नाक बंद हो जाती थी और बिल्कुल आप सूंघ नहीं पाते थे। तो एकदम मैं ये नहीं कहूंगी कि एब्सोल्युटली अगर ऐसा हो जाए तो फिर कोविड ही कोविड है और कुछ नहीं हो सकता, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन कोविड
में खास बात यह है कि अगर ये कॉम्प्लिकेट कर जाता है तो उसमें आपके जिस्म में ऑक्सीजन की सैचुरेशन कम होनी शुरू हो जाती है, और एक्सरे की जो फाइंडिंग्स होती है वो बड़ी टिपिकल होती है, जिससे हमें एक्सरे से अंदाजा होता है कि ये कोविड की तरफ जा रहा है, और जाहिर है जो टेस्ट है कोविड का वो तो है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपसे फिर किसी और मौजू पर बात करेंगे। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि कोरोना, डेंगू, मलेरिया, बुखार और वो सब कुछ जो आपको हो रहा है आजकल, आपको भी अब मुझे खत्म हो गया। अच्छा, अच्छी खबर ये है, आज सुबह में पढ़ी थी अखबार में, अच्छी खबर ये है कि कोरोना से 24 घंटों में जो रवा साल के दौरान जितनी भी अमवात हुई हैं, उस हिसाब से अभी हम बिल्कुल सेफ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें ना उतना कम है ना। ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर चीज के लिए। इतनी मुश्किल सूरत हाल थी ना महर, बिल्कुल, कि हर चीज बंद थी। अब इतनी खुशी होती है कि रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं, सिनेमा हाउसेस खुलने वाले हैं, कितना मजा आ रहा है, बहुत जबरदस्त। अब हम पूरा हाउसफुल है, इनफैक्ट मैच हुआ, स्क्रीन्स लगी जगहों पर, लोग गए, उन्होंने एंजॉय किया। इस पर भी हमें बहुत शुक्र अदा करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल से कहते हैं, डॉक्टर भी कहते हैं, अगर आपको अपनी अच्छी अच्छी थेरेपीज बताते हैं, लाफ थेरेपी बताते हैं, फिर ग्रैटिट्यूड थेरेपी बताते हैं, तो शुक्राना अदा करना भी एक थेरेपी है। अगर आप इसको करते हैं तो आपको एक गुड वाइब्स आती हैं, गुड फीलिंग्स आती हैं। जैसे कि आप जब स्माइल करते हैं तो आपके मसल्स सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसी तरह जब हम ग्रैटिट्यूड शो करते हैं तो सारी पॉजिटिव वाइब्स आ जाती हैं। तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए मेरा कि आपको इतनी अच्छी। बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से बहुत शुक्रिया। और मैं ये कहता हूँ कि जब आपने बात की अच्छे एहसास की और किसी को अपलॉड करने की, शुक्रिया अदा करने की, तो वहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे नेक्स्ट मेहमान हैं, हमारी जो नेक्स्ट स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जाहिर सी बात है एक यूनिक आर्ट लेकर आए हैं हमारे सामने, और हमें उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आर्ट को जिस तरह उन्होंने प्रमोट किया है, फरोग दिया है, एक नया रास्ता दिया। बिल्कुल ऐसी। तो उनसे मिलवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन साहब। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। ये बताएं कि ये आइडिया कहाँ से इवॉल्व हुआ कि जी अब कलर से हटकर कॉइन्स से आर्ट बनानी है, यानी कॉइन से अब चीज़ें बनानी हैं। बहुत मुश्किल और बड़ा यूनिक आइडिया है वैसे, और बहुत एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि ज़ाहिर है कॉइन्स छोटे छोटे करके आहिस्ता आहिस्ता ठीक ठाक कॉइन्स इकट्ठे हो जाते होंगे। जी शुक्रिया आपका बहुत बहुत। जी मेरा अक्सर स्टेट बैंक म्यूज़ियम में जाना होता था, और वहाँ के डायरेक्टर हैं डॉक्टर अस्मा इब्राहिम, जिनसे मेरे कुछ वो मुझे आर्ट वर्क वगैरह काम वगैरह देती हैं, और वो आर्कियोलॉजिस्ट भी हैं, तो उनके साथ मैं अपने डिपार्टमेंट में काफ़ी काम कर चुका हूँ। तो उनकी वजह से मैं म्यूज़ियम में जब जाता था तो वहाँ वो कॉइन्स गैलरी वगैरह को विज़िट करता था। तो वहाँ हर साल तकरीबन 25 दिसंबर को कायद-ए-आज़म की विलादत वाले दिन उसकी एग्जीबिशन सेलिब्रेट करते हैं स्टेट बैंक म्यूज़ियम वाले जी। तो वहाँ पे मेरा एक आइडिया आया कि मैं इस दफ़ा कोई एक यूनिक काम करूँ। 2016 में मैंने सोचा था। तो वहाँ पे मैंने जब कॉइन्स को देखा तो मैंने सोचा कि कॉपर कॉइन्स हैं 1 रुपये वाले, तो मैं उसको कलेक्ट करके और मैं इस पे एक आर्ट वर्क बनाऊँ, और मेरा ज़हन यही था कि मैं इससे पोर्ट्रेट बनाऊँ कायद-ए-आज़म का। अच्छा, कितने कॉइन्स जो हैं वो लग जाते हैं? अगर कायद-ए-आज़म साहब की पोर्ट्री की बात करें, जिन्ना साहब की, तो कितने कॉइन्स लगे उस पे? उस पे तकरीबन 5240 कॉइन्स लगे हैं। अच्छा, जबरदस्त। और ये कॉइन्स 2010 में बंद हो चुके थे, तो मुझे इसको कलेक्ट करने में काफ़ी मुश्किल हुई, क्योंकि मिल नहीं रही था मार्केट में। हाँ, ये भी एक इशू आया होगा। एग्जैक्टली। मुझे तकरीबन 3 साल लग गए इसको कलेक्ट करने में सिर्फ, क्योंकि कॉइन्स मुझे कुछ खरीदने पड़े। अच्छा, वैसे सुनने में कितना आसान लग रहा है ना कि कॉइन्स ही तो हैं, बना लेंगे, लेकिन वो बात कि वो कॉइन्स जो अब है ही नहीं, उनको कलेक्ट करना और कितना एफर्ट। अच्छा, सिर्फ ये नहीं कि कॉइन्स, मैंने देखा है आपने उसमें उन कॉइन्स को पहले पानी में डाला कुछ टाइम तक, फिर उस पर कोई पॉलिशिंग हुई, वो सब क्या प्रोसेस है? असल में जब तक हम शेड क्रिएट नहीं करते तो कोई भी हम शेप नहीं बना सकते। तो मुझे कुछ कॉइन्स को डर्टी रखना था, कुछ को पॉलिश करना था, कुछ को मीडियम साइज में से रखना था। तो मुझे उसके वो एक प्रोसेस निकालने पड़े। पहले सबको वॉश किया ताकि उसमें से जो डस्टिंग वगैरह वो निकल जाए। उसके बाद फिर उस पर जो जंग लगा हुआ था वो कुछ रहने दिया, किसी को हाफ कॉइन को मैंने साफ किया, किसी को कैसे, ताकि उसके मैं शेड क्रिएट करके और मैं एक पोर्ट्रेट जो मुझे बनाना था मैं उसको तो अच्छी तरह से आबिद ये बताएं कि आपने कहा शेड्स का यकीनन बहुत मुश्किल होता है जब आप पेंसिल या किसी ऐसे उससे काम कर रहे हैं, ब्रश से काम कर रहे हो, तो एक डिफरेंट होता है। पहले आप स्केच करते हैं, फिर आप उसमें रंग भरते हैं। ये यकीनन बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस होगा कि उसकी लाइट को भी मैनेज करना है, उसकी शेडोज़ को भी मैनेज करना है,
फिर किस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उसको भी देखना है। तो यकीनन ये कॉइन्स के ऊपर जैसे आपने कहा कि कुछ को डर्टी चाहिए था और कुछ को साफ सुथरा करके और फिर उस तरह उसकी एक अपीयरेंस देनी थी। ये कितना दुश्वार काम है? पहले स्केचिंग करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका सारा? असल में मैंने इसको बनाया था, पहले मैंने इसको डिजिटल आर्ट पे सोचा कि पहले मैं इसको एडोब फोटोशॉप पे जाके इसको मैं एक साइज़ दूं, उस साइज़ में मैं, क्योंकि कॉइन्स की जो साइज़ है वो 20 सेंटीमीटर है। जी। तो उस 20 डाया को मैंने पर पिक्सल यूज़ किया है। पर पिक्सल के हिसाब से मैंने एडोब फोटोशॉप पे जाके उस तस्वीर को पहले मैंने सेट किया और उसमें देखा कि कितने कॉइन्स लग सकते हैं और क्या साइज़ बनता है। तो इसकी साइज़ जो है तकरीबन 4 बाय 6 फीट की साइज़ है। ओके। तो पर पिक्सल जब मैंने रखा उसे पर कॉइन, तो फिर उसको मैंने ट्रेस किया और सेट किया, फिर उसकी मैंने ड्राइंग की बोर्ड के ऊपर। ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कॉइन्स रखना शुरू किया। अच्छा आबिद साहब, मुझे ये बताएं, आपने कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट बनाया कॉइन्स से, वो कहाँ रखा है? अभी आपके पास ही है या आपने उसको कहीं एक अच्छी खास मखसूस जगह पे रखवाया है? क्योंकि अभी दिसंबर आ रहा है और उनकी बर्थडे भी आ रही है, तो हम जरूर चाहेंगे, हम आपके पास आकर वो देखना चाहेंगे। क्यों? मैं बिल्कुल जी, लाजमी। बिल्कुल जी बिल्कुल। वो स्टेट बैंक में 2018 में जो एग्जीबिशन थी पोर्ट्रेट ऑफ कायद-ए-आज़म के नाम से, जी, तो वहाँ पे मैंने डिस्प्ले किया था। तो अभी तक वहीं स्टेट बैंक म्यूजियम में पड़ा हुआ है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। सही। आबिद भाई, कोई भी अच्छा पोर्ट्रेट हो तो आप मेरे पास भी रखवा सकते हैं, मैं बहुत अच्छा अमानत रख लेता हूँ। और बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल गारंटी नहीं है, गारंटी मैं नहीं आपका है। पोर्ट्रेट आपको बना के दे सकता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये ज्यादा हो गया भाई, आपने मैं भी कह बैठी दिया। हूँ यहाँ पे, मैं भी बैठी चले हम हूँ। दोनों का, लेकिन आपने कह दिया, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आप समझे, हो गया। बहुत शुक्रिया फॉर द जेस्चर। अच्छा ये बताएं कि अब ये आर्ट, जाहिर सी बात है, यूनिक आर्ट है। अब आगे भी इसको पढ़ा रहे हैं, कोई अगर सीखना चाहता है, कोई समझना चाहता है इसे, या कोई काम करना चाहता है, क्योंकि ज़ाहिर है हर जो नया आर्ट होता है उसके कुछ इन्स एंड आउट्स होते हैं, रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं। किस तरह इसको लेके चलेंगे आगे? जी बिल्कुल, मेरा आगे इरादा है। और मेरा एक अपना ख्याल है कि मैं मुख्तलिफ मीडियम्स को यूज़ करता रहूँ। और इस तरीके से मैंने एक डायनम जीन्स के ऊपर भी मैंने काम किया हुआ है। अच्छा, एग्जैक्टली, मैं आपसे पूछने वाली धागे थी। से भी पेंटिंग बनाई हुई है। तो मुख्तलिफ मीडियम्स को मैं यूज़ करके बनाता रहता हूँ और आगे भी इंशाल्लाह कुछ स्टूडेंट भी हैं जिनको मैं सिखाता रहता हूँ। अच्छा, तो डेनिम से पेंटिंग का क्या सोचा आपने कि डेनिम पे पेंटिंग कर दूं? ये असल में एक कराची की आर्ट गैलरी आर्ट चौक नाम से, उन्होंने एक ओपन कॉल की थी पाकिस्तान में कि कूड़े से आर्ट बनाओ। तो एक जहन में आया कि मेरी जो पुरानी जीन्स ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने उनको उठाया और उनको काट पीट के उससे एक आर्ट वर्क बनाया। आपने, मुझे लगता है हाँ, ये तो बहुत मुश्किल काम है, ये सीखना भी मैं अभी आज भी कोशिश करूँ, बहुत मुश्किल काम है। ये वैसे मुझे अली ज़फ़र कह रहा हूँ, ये मुझे अली हैदर की याद जो है ना वो ताज़ा की, उन्होंने पुरानी जीन्स, क्योंकि उन्होंने भी बड़े अच्छे अंदाज से पुरानी जीन्स को यूटिलाइज किया, वो आज तक चल रहे हैं उनका ना पुरानी जीन्स। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं गुनगुना दे, मैंने कहा इतनी अच्छी आवाज़ होती तो यहाँ बैठे होते। बिल्कुल, वहां से गुनगुना दें आप। हमारे प्रोड्यूसर साहब हमें तंग कर रहे हैं बहुत। वेल, वापस आते हैं और जीन्स की बात तो छेड़ ही दी है। आबिद साहब कैसे कर लेते हैं ये सब कुछ? घर वाले क्या कहते हैं? आप इतना टाइम कैसे दे देते हैं आपको? मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे हैं और वो भी आर्ट से बहुत लगाव रखते हैं, तो वो मेरे हर काम में मेरे साथ होते हैं। तो उनकी हेल्प की वजह से बगैर मैं नहीं कर सकता। अच्छा, ये इतना खूबसूरत एक एहसास है कि अगर आपके घर में से आपका जो शौक है उस तरह के और लोग भी निकल आए, क्योंकि बहन भाई, बेगम है, बच्चे हैं। हाँ, ये डिफिकल्ट होता है ना कि लोगों को, अपने घर वालों को मोटिवेट करना, लेकिन अगर उनका भी इंटरेस्ट पैदा हो जाए तो ये तो फिर मेरा ख्याल पीछे मुड़ के देखने वाली कहानी है ही नहीं। जी बिल्कुल। और कहते हैं कि अगर शौक से आपको इज्जत और शोहरत मिले तो ये तो आपके लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल। तो हम आपको ऑल द बेस्ट कहेंगे आबिद साहब, आपके एफर्ट के लिए। और आप अच्छा मुझे ये बताएं, आपने कायद-ए-आज़म का पोर्ट्रेट बनाया, आप क्या कर रहे हैं? आप क्या प्लान्स हैं? किस चीज पे काम हो रहा है? नेक्स्ट पोर्ट्रेट कौन सा है आपका? कुछ आइडियाज हैं, अभी मैं शेयर नहीं करना चाह रहा, तो क्योंकि हमारी जो मार्केट होती है उसमें जाहिर सी बात है, ज़रा आइडियाज कॉपी हो जाते हैं फिर ये, तो मैं 2 पोर्ट्रेट पे काम कर रहा हूँ अभी। अच्छा, यानी बहुत जल्द सरप्राइज मिलने वाला है और हमारे शो में आके आप हमें दिखाएंगे। हाँ, तो आपने हमें इन्फॉर्म करना है कि भाई पोर्ट्रेट बन गए हैं आप, और अब आप मुझे बुलाइए, ठीक है? अच्छा, मैंने आपकी वीडियोस में देखा कि आपने स्टेट बैंक की बिल्डिंग को भी बनाया है। क्या वो भी कॉइन से बनाया है या किस तरह, उसको कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया था? वो मैंने आपको डेनिम का बताया, जो जीन्स मैंने यूज किया वो स्टेट बैंक वो डेनिम के ऊपर बनी हुई है? जी, वो डेनिम से बनी हुई है। दैट्स क्वाइट यूनिक, बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो वो आपने ब्लैक कलर का कपड़ा इस्तेमाल किया उस पर? नहीं, मैंने ब्लू शेड को यूज किया हुआ है, नेवी ब्लू जो होते हैं उसके 2 शेड 3 शेड आते हैं, वो मैंने यूज किए हैं। जबरदस्त। तो क्या कार्विंग करते हैं या फिर लेजर के थ्रू, किस तरह करते हैं ये? नहीं, वो तो समझ लें कि गम को मैंने यूज करके और उसके कैनवस के ऊपर उसको बनाया।
वैसे मैंने वुड कार्विंग का भी काम करता हूँ, मैं वुड कार्विंग पे भी मैंने काफी काम अच्छा, ये कोलाज वर्क कहलाता है? ये कोलाज कहलाता है जी। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आबिद भाई, यकीनन बहुत कुछ सीखने को मिला है आपसे। गुड लक आबिद साहब। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत नेक तमन्नाएं हमारी आपके साथ हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टार्स हैं, राइजिंग स्टार्स, वो इसी तरह काम करते रहें और ये जो यूनिक आर्ट है इसको दुनिया तक भी ले जाएं और हमारी थ्रू हमारी कोशिश है, आज जो काबिश है, हम चाहते हैं कि ये जो काम है आपका ये बहुत लोग देखें। वैसे आप क्या करते हैं यूनिक अपनी नॉर्मल लाइफ में? नॉर्मल लाइफ की बात करें, घर की लाइफ। हाँ, मैं ऐसी चीजें यूनिक करता हूँ कि मैं अगर आपको बताना शुरू कर दूं तो आप भी करना शुरू कर देंगे, इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन एक तो ना कोई ऐसा, आप इतनी क्या यूनिक है वो बता ही नहीं सकते, कुछ तो बताइए। बहुत यूनिक चीज है जी, मैं आंखें खोल के सो जाता हूँ और खुली आंखों के ख्वाब भी देखता हूँ। खुली आंखों के ख्वाब भी देखता हूँ। इनके अंदर एक शायर भी छुपा हुआ है जो कि इस पर हम बाद में बात करेंगे। बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस। इसी तरह जुड़े रहिए, टीम मॉर्निंग का हिस्सा बने रहिए और हमें यूं ही सराहते रहिए। मुझे महर को और मुझे हुमैर को दीजिए इजाजत, और खास तौर पर हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन है जो कि क्रिकेट के ऊपर है, दे घुमा के, उसे देखना ना भूलिए अपनी स्क्रीन पर। 2 बजे आपको जो है वो यूट्यूब पर, और आप हमारे लिंक्स देख सकते हैं, जरूर देखिए, हमारे साथ रहिए, हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन है। और शाम का मैच देखिए, पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिए, अभी से बहुत सारी दुआएं करना शुरू कर दीजिए और दुआओं के साथ साथ मेहनत भी जरूरी है, तो वो मेहनत करेंगे हमारे शाहीन। सो गुड लक, बेस्ट ऑफ लक शाहीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।